विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, ठीक है। उसमें भाग 5 में थे, राष्ट्रपति कर रहे थे। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां हमने कर ली पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में मैं बता रहा हूं विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां यानी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो विधायी शक्तियों में क्या क्या है भाई? भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संसद का भी अभिन्न अंग है। क्या है? संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से मिलकर होता है। 79 आर्टिकल 79 में जाइए भाई। आर्टिकल 79 में लिखा होगा संसद का गठन। मैंने आपको बताया भी था 79, 80, 81 तीनों आर्टिकल एक साथ याद करने हैं आपने। 79 मतलब संसद का गठन, 80 मतलब राज्यसभा गठन और 81 मतलब लोकसभा का गठन, बताया था। तो संसद के गठन में क्या लिखा हुआ है पहले ये देखिए। संसद के गठन में लिखा हुआ क्या? संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा, ठीक है। तो कई बार बता चुका हूं, फिर एक बार बता देता हूं। पार्लियामेंट इज इक्वल टू 1 इज प्रेसिडेंट, 2 इज लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, लोअर हाउस। साथ में क्या लिखना आपने? निम्न सदन। और फिर राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस या उच्च सदन। इन 3 से मिलकर बनता है पार्लियामेंट। क्या बनता है? मैंने कहा था कथन कारण में क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग क्यों है, या ऐसे बोलेगा वो कथन में देगा कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। कारण में देगा क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक बोल रहा हूं मैं, बिल, तब तक एक्ट नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति ने साइन नहीं कर दी। क्या नहीं कर दिए? आसान भाषा में समझा देता हूं कि जब इंट्रोड्यूस होता है संसद में कोई बिल, उसको हम क्या बोलते हैं? विधेयक बोलते हैं। लोकसभा ने उसको पास कर दिया, अभी भी विधेयक है। फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने भी उसको पास कर दिया, अभी भी क्या है? विधेयक है, कानून नहीं बना अभी। फिर राष्ट्रपति की टेबल पर गया, राष्ट्रपति जब उस पर साइन करेगा तब वो एक्ट बनेगा। क्या बनेगा? कानून बनेगा। तब वो, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता है तब तक वो विधेयक ही रहता है। बिना राष्ट्रपति के साइन के कोई भी बिल क्या नहीं बन सकता? एक्ट नहीं बन सकता। इसलिए राष्ट्रपति संसद का क्या है? अभिन्न अंग है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से मिलकर होता है। कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 79 में लिखा हुआ। कहां लिखा हुआ? राष्ट्रपति को व्यापक विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं। जैसे राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने और सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है। तो अधिवेशन बुलाने आहूत बोलते हैं, बुलाने के लिए हम क्या बोलते हैं? आहूत करना। क्या करना? आहूत करना। तो कहां पर लिखा था हमने? बताओ कहां पर, किस आर्टिकल में पढ़ा था हमने? सत्र को सत्रावसान विघटन कहीं पढ़ा था? 85 में पढ़ा था हमने। तो आर्टिकल 85 में जाइए, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। 85 को हम यहाँ पर आसान भाषा में पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है। अब यहां पे ध्यान रखो, संसद का अधिवेशन हर समय नहीं चल रहा होता है, सत्र बैठते हैं, ये पता है। जैसे अभी बजट सत्र बैठा, अब आगे जाके कहीं वर्षा काल में कहीं कोई सत्र बैठेगा। वैसे तो अब इलेक्शन है तो एक नया ही सत्र बैठेगा, पर मैं बोल रहा हूँ साल भर में 3 सत्र बैठते हैं। कितने? वैसे ये कहा गया है कि जो पहला सत्र है उसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो कायदे से साल में 2 सत्र बैठने तो बहुत जरूरी है, ठीक है जी। लेकिन मैंने कहा परंपरा ये है हमारी कि 3 सत्र बैठते हैं। जनरली कितने बैठते हैं? 3 सत्र बैठते हैं। तो इसने यही कह रखा, किंतु संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रपति 1 वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें बुलाने के लिए बाध्य है। कितनी? तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है, 1 वर्ष में कम से कम कितने सत्र या कितनी बैठकें होनी चाहिए संसद के? आंसर 2 बैठकें तो होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कितनी बुला देते हैं? 3 बुला देते हैं। कभी कभी विशेष सत्र भी होता है। विशेष सत्र का मतलब किसी विशिष्ट कार्य के लिए विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है।
स्पेशल सेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। संसद सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा को उसकी नियत अवधि से पूर्व भंग कर सकता है, आर्टिकल 85 में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 85 में लिखा हुआ। तो जब मैंने आपको बताया था कि भैया राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्या नहीं होता है? सत्रावसान हो सकता है, विघटन नहीं हो सकता। किसका? राज्यसभा का। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा राज्यसभा का सत्रावसान सत्र को आहूत करना भी राष्ट्रपति का काम है। सत्र बुलाना कि बैठो भाई, सत्र बुलाओ, सत्र हो गया, उसके बाद सत्र का विघटन करना भी किसका काम है? राष्ट्रपति का काम है, ठीक है। सॉरी, सत्रावसान करना, सत्र का विघटन नहीं, सत्रावसान करना किसका काम है? राष्ट्रपति का। और लोकसभा का विघटन भी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। विघटन नहीं हो सकता मतलब द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, उसका डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन लोकसभा का डिसॉल्व कर सकता है। प्रधानमंत्री अभी बोल दे राष्ट्रपति से कि डिसॉल्व कर दो जी, तो क्या हो जाएगा? 2 साल बाद बोल दे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कि जी संसद को क्या कर दो, लोकसभा को विघटित कर दो, तो विघटित कर सकता है। तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। क्लियर हो गया? लोकसभा के विघटन के लिए उसे प्रधानमंत्री से परामर्श करना होता है, ये भी लिखा हुआ साथ में। तो आर्टिकल 85 पढ़ना है आपने। 83 में तो ये पढ़ना है कि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होगा। 85 में आपने पढ़ना है संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। क्लियर हो गया? ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। अब देखो, अब इलेक्शन होगा, जैसे इलेक्शन होगा तो पहला सत्र जब बैठेगा किसका? लोकसभा का, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा उस दिन। क्या होगा? राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। और दोनों सदनों को बुलाकर क्या कर सकता है? अभिभाषण कर सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव भी करना होता है। क्या देना होता है? धन्यवाद प्रस्ताव। अगर गिर गया तो सरकार भी गिर जाती है, ये पता है? नहीं पता? भाई राष्ट्रपति ने अभिभाषण किया। राष्ट्रपति ने जब अभिभाषण किया तो दरअसल अभिभाषण में क्या कहा उसने अगले साल की जितनी भी सरकार की नीतियां उसके बारे में कहा। क्या राष्ट्रपति को स्वप्न हुआ? नहीं, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल ने लिख के दिया कि आपने ये बोलना है। विशेष जो अभिभाषण होगा उसमें क्या करना है? आपने सरकार की जो नीतियां हैं अगले 1 साल की, उसके बारे में बोलना है। राष्ट्रपति ने बोल दिया, नीतियां बता दी, भाई ये होना है। अब उसके बाद सत्र क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद देना पड़ेगा ना राष्ट्रपति को। पर क्या हो गया कि धन्यवाद प्रस्ताव गिर गया। इसका मतलब सरकार के ही कुछ लोग उन नीतियों से क्या नहीं है? उन नीतियों से सहमत नहीं है। इसका मतलब सरकार के लोग सरकार के साथ नहीं है। प्रधानमंत्री से संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। समझ में आया? हाँ। तो मैं ये बोल रहा हूं कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र में, तो आप बड़े अच्छे एग्जाम्पल आपके सामने आने वाला है। इलेक्शन होने वाले हैं, प्रथम सत्र जैसे ही बैठेगा राष्ट्रपति दोनों सदनों को बिठाकर अभिभाषण करेंगे। क्या करेंगे? अभिभाषण करेंगे, धन्यवाद प्रस्ताव होगा। चलो, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। यहां पर ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये अलग वाली संयुक्त बैठक है। एक हम 108 में पढ़ेंगे, वो अलग होती है ज्वाइंट सिटिंग। वो 3 बार बैठी खाली आज तक। कितनी बार? संसदीय इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में 108 3 बार बैठी है। वो आगे चलकर पढ़ेंगे, जिसमें वह सरकार की सामान्य नीति और भावी कार्यक्रमों का विवरण देता है। तो मैंने आपको यही तो बताया, भावी कार्यक्रम कैसे पता चलेंगे राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल लिख के देता है, ये हमारे भावी कार्यक्रम है, ये हमारी सरकार के भावी कार्यक्रम। ठीक है? परंतु यह राष्ट्रपति की व्यक्तिगत अभिभाषण नहीं होता है, बल्कि मंत्रिमंडल द्वारा लिखा गया होता है। यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा, कौन लिखता है राष्ट्रपति का अभिभाषण? आंसर मंत्रिमंडल। आर्टिकल 87 में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा करेगा। विशेष अभिभाषण बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? विशेष अभिभाषण। 87 स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। याद हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। राष्ट्रपति उक्त आरंभिक अभिभाषण के अतिरिक्त कभी भी सदन को किसी एक सदन को या संयुक्त सदन को अभिभाषण कर सकता है तथा उसके लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। उसे संसद के किसी सदन को लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेजने का अधिकार भी है। ये आर्टिकल 86 में लिखा हुआ है। 86 की अगर आप डिटेल में जाएंगे तो
तो ये सब बातें क्या है बेयर एक्ट में लिखी हुई हैं, वही सेम कॉपी पेस्ट कर रखा है यहाँ पर कि राष्ट्रपति उक्त आरंभिक अभिभाषण के अतिरिक्त कभी भी संसद के किसी एक सदन को या संसद के संयुक्त सदन को अभिभाषण दे सकता है तथा उसके लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है, और संसद के किसी सदन को लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेजने का भी अधिकार है, आर्टिकल 86। क्लियर हो गया। अगला, यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आपने दो चीजें अभी याद कर लेनी है। एक, आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और यूपीएससी ने कहां पे फंसाया बच्चों को, कहां पे फंसाया होगा बताओ, किस लाइन पर? इस पर, साधारण विधेयक पर। किस पर? साधारण विधेयक पर। बस यही आंसर होता है यूपीएससी। किस पर बुला सकता है राष्ट्रपति? साधारण विधेयक पर बुला सकता है। हाँ, जब हम वित्त विधेयक पढ़ रहे होंगे आर्टिकल 117, तो वहां पर भी उसके 2-3 पार्ट पढ़ते हैं। उसके एक पार्ट में हम पढ़ते हैं कि ये वित्त विधेयक साधारण विधेयक की तरह माना जाता है, इसलिए इस पर भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। सारे वित्त विधेयकों पर नहीं, वित्त विधेयक 3 प्रकार के वित्त विधेयकों में से एक प्रकार के वित्त विधेयक पर। किस पर? 3 पार्ट पढ़ेंगे ना वहां पर। एक पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि ये साधारण विधेयक की तरह होता है, इस पर राष्ट्रपति 108 असहमति होने पर दोनों सदनों में क्या कर सकता है? 108 बुला सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो एक तो आपने अभी याद कर लेना साधारण विधेयक, दूसरा आपने याद करना 108 ज्वाइंट सिटिंग, और तीसरा आपने याद करना है कि अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? जब ज्वाइंट सिटिंग बैठती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है। राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में ख्याति लब्ध और लब्ध प्रतिष्ठित या विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आर्टिकल 80 के 3 में लिखा हुआ भाई। कहाँ लिखा हुआ? 80 के 3 में लिखा हुआ। देखो पलट कर बैरक को देखो, 80 का 3। साहित्य मतलब लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस, ये 4 चीजें मैंने बताई थी, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। मैंने कहा था राज्यपाल भी नॉमिनेट करता है विधान परिषदों में। किस आर्टिकल में पढ़ेंगे? 80 को किसके साथ पढ़ना है? 80 को किस आर्टिकल के साथ पढ़ेंगे हम? विधान परिषद देखो, हाँ जी 171। कितना जोड़ना है? 80 में कितना जोड़ना है? अरे 171 में से 80 को घटाओ, कितना हो रहा है? ऐसे करके याद रखना पड़ता है ना। 91। तो जो डिफरेंस होगा ना स्टेट और उसके बीच में, या तो 89 का होगा या 90 का होगा या 91 का होगा, ऐसे करके याद करते हैं। तो जब आप 80 पढ़ रहे हैं, सेम चीज आपको कहां मिलेगी? 171 में मिलेगी। और 171 में लिखा होगा कि राज्यपाल भी क्या करता है? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, एक चीज और एक क्षेत्र से और लेता है, वो सहकारी आंदोलन। कहां से? सहकारी कोऑपरेटिव मूवमेंट के भी सदस्य को क्या करता है? नॉमिनेट करता है। और वो संख्या कितनी होती है? ये हम विधान परिषद में पढ़ेंगे, 1/6, 1/6, 1/12, है ना। कुछ ऐसा करके लास्ट में जो बचेगा वो क्या होगा? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से। तो राज्यपाल 5 क्षेत्रों से करता है। तो आप यहीं पर लिख दीजिए भाई, आर्टिकल 80 के साथ लिख दीजिए। कौन सा आर्टिकल बताया मैंने? 171 का 5वां पार्ट भी पढ़ना है यहीं पर आपने। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। तो ये परंपरा कहां से ली थी हमने? आयरलैंड के संविधान से ली थी भाई। कहां से ली थी? आयरलैंड के संविधान से ली थी। और ये ठीक भी है, क्योंकि ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं। जो साइंटिस्ट होगा वो इलेक्शन नहीं लड़ता है, वो अपने क्या शोध में लगा रहता है। और साइंटिफिक बातों पर जब चर्चा होनी है तो उस पर एक वैज्ञानिक अच्छी क्या कर सकता है? राय दे सकता है। इसलिए राज्यसभा उच्च सदन में क्या शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्तियों को क्या किया जाता है? भेजा जाता है। इतना समझ में आ गया। अगला, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही कानून बनता है। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये फिर बीच में क्वेश्चन बनेगा, किनको नहीं लौटा सकता पुनर्विचार के लिए?
धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की सहमति से ही इंट्रोड्यूस होता है। किसकी? अब यार राष्ट्रपति की सहमति से धन विधेयक इंट्रोड्यूस हो रहा और उस पर राष्ट्रपति क्या कर दे, मना कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए धन विधेयक के संबंध में उसको अपनी सहमति देनी पड़ती है। संविधान संशोधन विधेयक पर भी राष्ट्रपति को पहली ही बार में लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, अपनी सहमति देनी होती है। लेकिन अन्य को वो क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए लौटाने की जो शक्ति मिली उसको 44वें संविधान संशोधन से मिली, 1978 में मिली। 42 में से उसको बोल दिया गया था कि क्या आप बाध्य हो, मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए क्या हो, बाध्य हो। तो 42 से तो राष्ट्रपति कुछ रही नहीं, फिर तो उसकी कोई पावर्स ही नहीं रही। 44 में से कहा गया कि नहीं, इस पद के गरिमा को रखने के लिए या थोड़ा बहुत पावर से लेस करने के लिए राष्ट्रपति को यह अधिकार मिलना चाहिए कि एक बार वो किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, और अगर संसद के दोनों सदनों ने उसे फिर पास कर दिया तो तब राष्ट्रपति क्या होता है, बाध्य होता है हस्ताक्षर करने के लिए। संविधान संशोधन विधेयक पर पहले ही बाध्य कर दिया गया था राष्ट्रपति को। किस संविधान संशोधन से किया गया था? प्रश्न ये है, किस संविधान संशोधन से यह बोला गया था कि आप बाध्य हो साइन करने के लिए? ढूंढिए संविधान संशोधन विधेयक कौन सा। लिखवाया होगा मैंने, बिल्कुल लिखवाया होगा। 42वां मत कर देना वहां पर। संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति। 24वां संविधान संशोधन, सन बताओ, कंफर्म बताओ। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1971 से राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक यानी संविधान में अमेंडमेंट करने वाला बिल पर साइन करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। तब से बाध्य है राष्ट्रपति। समझ में आ गया? ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे ये हम? जब हम क्या पढ़ रहे होंगे, 368 भाग 20 क्या पढ़ रहे होंगे? भाग 20 आर्टिकल 368। जाओ जरा बैरक में जाओ, कंफर्म भी कर लेते हैं। आर्टिकल 368 पे जाओ। 368। अब यहां पर मुझे ये बताओ कहां पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति बाध्य है? साथ में 24वां संविधान संशोधन भी लिखा होगा। चौबीसवां संविधान संशोधन बताओ। आर्टिकल 368 में बताइए जल्दी। आर्टिकल 368 के किस खंड में ऐसा लिखा हुआ कि राष्ट्रपति बाध्य है साइन करने के लिए? कहीं लिखा हुआ है? थर्ड में लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? कहां लिखा हुआ थर्ड में? देखिए भाई जल्दी। साफ साफ 2 में लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ? ब्रैकेट में लिखा हुआ 2 में। 4 को पढ़िए नीचे। 2 में लिखा हुआ वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा, और तब लिखा हुआ ब्रैकेट में अनुमति देगा मतलब बाध्य है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है। अब बस एक बार कंफर्म ये कर लो कि 24वां ही है कि नहीं है। 24वां संविधान संशोधन होना चाहिए 1971, वही है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार हो गया आपका कि 24वें संविधान संशोधन विधेयक 1971 से राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर, किस पर? संविधान संशोधन विधेयक पर साइन करने के लिए बाध्य कर दिया गया। यहां ध्यान दे दो, जब फ्रांस जल रहा था ना तब नीरो बंसी बजा रहा था।
वो हाल ना हो जाए, पेपर में पछताना ना पड़े। इसलिए जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लो, क्वेश्चन मिलेगा, गलत होगा फिर मत बोलो, ठीक है। आगे अगला भाई, अगला काम क्या है उसका? अगला काम है कि आर्टिकल 111 के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है तब वह उस पर अपनी अनुमति दे सकता है या अनुमति नहीं दे सकता, या उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए। कहां लिखा हुआ? 111 में लिखा हुआ। कहां लिखा हुआ भाई? 111 में लिखा हुआ। यूपीएससी बड़ी वो है, एक बार उसने क्या किया, 3 आर्टिकल दिए, 111, 222 और 333। पूछा क्या क्या है इसमें, मैच करने के लिए दिया। उसने देखा यार ये एक पैटर्न बना पाते कि नहीं बना पाते। तो 111 में क्या है? 111 में जो अभी पढ़ा मैंने, क्या पढ़ा? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है तो 2-3 काम करता है राष्ट्रपति, या तो अनुमति देगा, या अनुमति नहीं देगा, या उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगा। जब अनुमति नहीं देगा उसी को वीटो पावर बोला जाता है। वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूं। वीटो मतलब मैं मना करता हूं। उसमें भी 3 तरह के वीटो पढ़ेंगे। उसमें भी जो सबसे खतरनाक वीटो है वो जेबी वीटो है। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। पॉकेट में नहीं रखता है, पढ़ते हैं ऐसा हम कि पॉकेट में रख दिया राष्ट्रपति ने। वो डाक संशोधन विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी अपनी पॉकेट में रख दिया। पॉकेट में नहीं रखते हैं, टेबल पर है ना, तो उसकी तरफ वो देखते हैं ना उसकी तरफ साइन करते हैं। बट आम भाषा में बोला जाता है कि राष्ट्रपति ने अपनी पॉकेट में रख दिया। ज्ञानी जैल सिंह जी की मृत्यु हो चुकी है बहुत पहले, पॉकेट में थोड़ा होगा उनके। मतलब कुल मिला गया कि टेबल पर ही कहीं किसी फाइल रखी होगी अभी भी डाक संशोधन विधेयक की। कारण यह था कि मूल अधिकारों का हनन का मामला था। उसमें क्या था? आपकी राइट टू प्राइवेसी या आपकी कुछ हनन हो रहा था मूल अधिकार का। इसलिए ज्ञानी जैल सिंह जी ने, आज तक एक ही बार जेबी वीटो यूज किया गया। ज्ञानी जैल सिंह जो द्वारा, जनरल सिंह ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने डाक संशोधन विधेयक पर साइन नहीं किए, ठीक है। उसको बोलते हैं जेबी वीटो। बाकी 2 तरह के वीटो और होते हैं, वो भी आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, किंतु यदि संसद द्वारा विधेयक संशोधन सहित या रहित पुनः पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, कहा कि मुझे ये पसंद, मतलब बोलते नहीं है ऐसा, पर मैं बोल रहा हूं कि भाई ये चीज नहीं लग रही है मुझे सही। वहां भेजा, उन्होंने वैसा का वैसा भेज दिया, तो भी साइन करने पड़ेंगे राष्ट्रपति। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जी ने बोल दिया कि मुझे ये पसंद नहीं है ये लाइन, और वो लाइन काट कर देंगे। वो सेम वैसा का वैसा क्या कर सकते हैं, दोबारा अगर सामने आ गया तो साइन करने पड़ेंगे राष्ट्रपति। इतना क्लियर हो गया। और पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की जो पावर मिली राष्ट्रपति को, देखो 42 में से छीनी गई थी। बोला गया था मंत्री परिषद की सलाह से ही काम करेगा राष्ट्रपति। इसका मतलब 42 में संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय में 1976 में क्या कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया किसको, राष्ट्रपति को साइन करने के लिए। 44 में से कहा गया यार इस पद की गरिमा को बनाना है तो थोड़ा सा एक बार पुनर्विचार के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस भेजने की शक्ति देनी पड़ेगी। तो पुनर्विचार वाला 44वां संविधान संशोधन 1978। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे, जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देता है। कभी कभी राज्यपाल खुद साइन नहीं करते भाई, इसके लिए आरक्षित कर देते हैं राष्ट्रपति के लिए। आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म सिविल कोड, विधानसभा द्वारा पारित होने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। क्या महामहिम राज्यपाल हमारे साइन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। किसके लिए आरक्षित रख रहे हैं? राष्ट्रपति के लिए। क्यों रख रहे हैं? कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होने वाले जो विधेयक होते हैं उनको कहां भेज दिया जाता है, या संवैधानिकता का प्रश्न ना खड़ा हो जाए, ठीक है, तो उसको आरक्षित कर दिया जाता है किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। तो जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेते हैं, तब राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति देता है, अथवा अनुमति रोक लेता है, अथवा राज्यपाल को यह निर्देश देता है कि विधेयक यदि वह धन विधेयक ना हो तो राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। राष्ट्रपति भी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं, यूसीसी में राष्ट्रपति हो सकता है पुनर्विचार के लिए वापस भेजे, पर ऐसा होगा नहीं, ड्राफ्ट सही बना हुआ तो सही नहीं करेंगे शायद, ठीक है। यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को संशोधन सहित या रहित
पारित कर पुनः राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजता है तो राष्ट्रपति यहां अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि ये राज्य विधानमंडल कर रहा है। क्या कर रहा है? देखिए, यूसीसी कानून, उत्तराखंड पहला स्टेट जिसने यूसीसी कानून क्या किया, पास किया। गोवा में था, जब था वो अंग्रेजों के समय, पुर्तगालियों के समय से चला आ रहा था, वो अलग चीज हो गई। विधानसभा द्वारा पारित पहला स्टेट कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में जब विधेयक पारित हो गया यूसीसी, तो कहां गया? राज्यपाल के पास। ठीक है, राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल ने किसके लिए आरक्षित कर दिया? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा। क्या भेजा? पुनर्विचार के लिए वापस भेजा। फिर विधानसभा ने उसी यूसीसी को संशोधन सहित या संशोधन रहित फिर पास कर दिया। फिर वो कहां गया? राज्यपाल के पास गया। राज्यपाल ने कहां भेजा? फिर दोबारा राष्ट्रपति को भेजा। और राष्ट्रपति अब बाध्य नहीं है यहां पर। क्या नहीं है? राष्ट्रपति, इस लाइन को खास ध्यान दे दो, ये काम आएगा। समझ में आया? क्योंकि ये राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक है, संसद द्वारा पारित विधेयक नहीं है। संसद द्वारा पारित विधेयक पर दूसरी बार में राष्ट्रपति बाध्य होता है, लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पुनर्विचार के बाद जब दोबारा पास करके भेजता है, उस पर राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। क्लियर हो गया? कुछ विधेयकों को संसद में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी आवश्यक है। भाई, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं, कुछ बिल ऐसे होते हैं कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी आवश्यक होती है, किंतु यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना भी संसद में पेश कर दिया जाता है तो उसे न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। कभी कभी होता है, अनुमति नहीं ले पाए, पेश कर दिया, तो वो न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं हो सकता। फिर न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं हो सकता को हाईलाइट करना है आपने। क्या करना है? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे आने वाले समय में। ऐसे विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है वो कौन कौन से हैं, वो देख लेते हैं। 110 भाई, धन विधेयक। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही इंट्रोड्यूस होता है, कहां? लोकसभा में। पर माना कभी अगर ना हो पाए तो उसको असंवैधानिक नहीं माना जाएगा या उसको न्यायालय में अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया? दूसरा, किसी नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक पर भी भैया पहले क्या करनी पड़ती? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती। आर्टिकल 3 में साफ साफ लिखा हुआ कि उत्तरांचल से उत्तराखंड बनाना है, नाम अगर उत्तरांचल से उत्तराखंड करना है, या उत्तर प्रदेश से तोड़ के उत्तराखंड बनाना है, छत्तीसगढ़ बनाना है, मध्य प्रदेश से या झारखंड बिहार से तोड़ के बनाना है, तो ऐसा बिल पहले राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा। राष्ट्रपति उसको संबंधित राज्य के विधानमंडल में रखवाएगा। राज्य विधानमंडल हाँ करे या ना करे, दोनों स्थितियों में राष्ट्रपति उसको संसद में रखवाएगा। तो भाई विधानमंडल में क्यों रखवाया? सिर्फ राय जानने के लिए, कोई मतलब नहीं है विधानमंडल में रखवाने का। कि उत्तराखंड बनाना है तो राज्य विधानमंडल ने उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में रखा गया, राय मांगी गई क्या, और उसको फिर सीधे संसद, क्योंकि अधिकार किसका है? संसद का है। कोई भी नया राज्य बनाना है अगर देश के अंदर, वो कौन बनाएगी? संसद। राज्य के ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, अगर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, सहारनपुर को अंदर लेना है, रुड़की को अंदर लेना है, या किसी क्षेत्र को बाहर करना है राज्य से, वो सब आर्टिकल 3 से होगा और उसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी पहले। क्लियर हो गया? तीसरा, ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित है किंतु धन विधेयक नहीं है। क्या नहीं है? धन विधेयक नहीं है। धन विधेयक नहीं है इसका मतलब वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक है इसका मतलब आर्टिकल 117 है। क्या है भाई? धन विधेयक 110 में डेफिनेशन दे रखी, वित्त विधेयक 117 में डेफिनेशन दे रखी। तो ऐसा विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि से खर्च करने की आवश्यकता पड़ रही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, दोनों का आर्टिकल 266 है। क्या है? तो उसमें से खर्च करना पड़ रहा है, तो कहां जाएगा? राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा। चौथा, भूमि अधिग्रहण संबंधी विधेयक, लैंड एक्विजिशन से संबंधित अगर कोई बिल है जिसमें सरकार को भूमि का अधिग्रहण करना पड़ रहा है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। मेंस का क्वेश्चन है, 50 नंबरों में पूछेगा, 4 में से 4 नंबर मिलेंगे अगर ये 4 चीजें याद कर ले आप। कौन? धन विधेयक 110, नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन करने वाला विधेयक, आर्टिकल 3, ऐसा विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि से खर्च करना पड़ रहा है 117, और भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, लैंड एक्विजिशन से संबंधित
विधेयक। दो और हैं, व्यापार का स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता का सामत करने वाला राज्य का कोई विधेयक। 304 में पढ़ते हैं हम कि अगर कोई राज्य किसी राज्य के साथ व्यापारिक संबंध कुछ कम ज्यादा ऊपर नीचे करना चाह रहा है तो ऐसा विधेयक भी पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा। ये 5वें नंबर पे लिखना है आपने। अगर थोड़ा बड़ा करता है 125 में पूछता है तो उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको। बाकी 50 शब्दों में वो 4 ही लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे? 50 शब्द खत्म हो जाते हैं उतने में। व्यापार की स्वतंत्रता को समाप्त करने वाला अगर राज्य का कोई विधेयक है, समाप्त है वो, क्या है? समाप्त करने वाला अगर कोई विधेयक है तो 304 वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, मतलब उसमें अनुमति लेनी पड़ेगी। अगला, कराधान से संबंधित ऐसा विधेयक जिसमें राज्य का हित प्रभावित हो रहा हो। टैक्सेशन, टैक्स इंपोज कर रहे हैं, राज्य का क्या हो रहा है? हित प्रभावित हो रहा है। 274, आर्टिकल 274, उस पर भी राष्ट्रपति की राय मांगना क्या है? मतलब वो पहले कहां जाएगा? अनुमति के लिए जाएगा। कहां जाएगा भाई? अनुमति के लिए जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक। इसके बाद आती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 1 to 3, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 1 to 3। ये भी किसमें आ रहा है आपका? किसमें आ रहा है भाई? हाँ जी, विधायी शक्तियों में आ रहा है। तो मैं बता दूं कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश उस स्थिति में जारी रहेगा कि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। ठीक है, राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि अविलंब कार्यवाही करना आवश्यक है। सीधी सी बात है, संसद का सत्र ना चल रहा हो और राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि तुरंत अविलंब कार्यवाही करना आवश्यक है, यानी एक कानून की आवश्यकता है। क्या है यार? सत्र का इंतजार थोड़े करेंगे। अच्छा, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, राष्ट्रपति को समाधान कौन करवाएगा? मैंने आपको बताया भी, राष्ट्रपति चाय पी रहे हैं, बैठे बैठे समाधान नहीं होगा। मंत्रिमंडल बोलेगा कि आप क्या कीजिए, अध्यादेश जारी कीजिए, कानून बनाइए। क्या बनाइए? अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के विश्वास से तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल के विश्वास से, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल उनको बताएगा कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि तुरंत कार्यवाही करना क्या है, पोटो लाना जरूरी है। पोटो, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, 3 नंबर पे बता रहा हूं मैं। 3 बार किया ना? क्या नहीं, अध्यादेश तो कई बार जारी किया, पर वो ज्वाइंट सिटिंग बुलानी पड़ी थी, 3री बार बुलाई गई जब। तो मैं ये बोल रहा हूं कि पोटो लाया गया। तो किसने बोला भाई? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को कहा कि तुरंत क्या है, पोटो लेके आइए। बाद में उसको पोटा बना दिया गया, उसके लिए 108 बुलानी पड़ी थी। ठीक है, राष्ट्रपति के विश्वास से बता दिया मैंने। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति वैवेकीय नहीं है, डिस्क्रिशनरी नहीं है भाई, वैवेकीय नहीं, अपने विवेक से नहीं कर सकता। कौन बोलेगा? मंत्रिमंडल बोलेगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही प्रभाव और बल होता है जो संसद के अधिनियम का होता है। जैसे संसद एक्ट पास करती है ना, लोकसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा ने बिल पास किया, राष्ट्रपति ने साइन किया, तो वो कानून बन गया। जो उस कानून का प्रभाव होता है वही अध्यादेश का भी प्रभाव होता है। पर मैंने कहा अध्यादेश की मैक्सिमम एज 6 महीने होती है। कितनी? अब 6 महीने क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि पहला सत्र और अगले सत्र की प्रथम बैठक, पहले सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहले सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच में 6 माह से ज्यादा का टाइम तो हो नहीं सकता। और 6 महीने बाद भी नहीं बैठता सत्र, ये आपको पता है। पहले ही बैठ जाता है, 4थे महीने 5वें महीने में अगला सत्र बैठ जाता है। तो वहां पर क्या रखा है कि क्या 42 कितने दिन के अंदर भाई? 42 दिन के अंदर अंदर वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ओके होना चाहिए, तब वो एक्ट बन जाता है। संसद ने अगर उसको ओके कर दिया, अनुमोदन कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, नहीं तो वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? संसद का अच्छा ऐसा क्या अध्यादेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा और यदि संसद के पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह, मैं 42 दिन बोल रहा हूं, आप 6 सप्ताह पढ़ लीजिए, 6 7 जा 42 ही होता है। 6 सप्ताह याद कर लो या 42 दिन याद कर लो, एक ही बात है। ठीक है, अगर सप्ताह में पूछेगा बोलना 6 सप्ताह,
दिनों में पूछेगा, बोलना 42 दिन। 42 दिन के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता तो प्रवर्तन में नहीं रहेगा, यानी खत्म हो जाएगा, अपने आप जीरो हो जाएगा। राष्ट्रपति उसे किसी भी समय वापस ले सकता है। अध्यादेश भले ही उसने जारी कर दिया हो, लेकिन उसको वापस भी ले सकता है किसी भी समय। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उन्हीं विषयों से संबंधित है जिन पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि जो यूनियन लिस्ट है उसी से संबंधित क्या करेगा, अध्यादेश बनाएगा राष्ट्रपति। किससे? 7वीं अनुसूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्फ्रेंस लिस्ट, है ना। तो जहां तक संसद को अधिकार है वहीं तक अध्यादेश बना सकता है। आर्टिकल 13 क के अधीन विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश भी आता है। क्या आता है? अध्यादेश भी आता है। अतः ऐसा कोई अध्यादेश जो मूल अधिकार का अतिक्रमण करता हो, जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। संसद का एक सदन सत्र में हो तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई जब दूसरा सदन है ही नहीं तो पास कैसे होगा वो? तो 3 कंडीशन बताई थी मैंने। लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा का नहीं चल रहा, राज्यसभा का चल रहा है, लोकसभा का नहीं चल रहा, या दोनों का नहीं चल रहा है। तीनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? राष्ट्रपति वित्त आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, चुनाव आयोग की कार्यवाही रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। यह भी राष्ट्रपति की क्या है? विधायी शक्ति है। इतना आपने करना है। ये 16 नंबर का दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, लेकिन आपने सिर्फ 250 शब्दों में लिखना है। कितने में? बिना देखे लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है, 250 शब्दों में लिखना है। प्री के क्वेश्चन इसी के बीच में फंसे हुए। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगला न्यायिक शक्ति में अगले लेक्चर में बताऊंगा। इसके बाद तैयार रहिए। 5 मिनट के ब्रेक के बाद न्यायिक शक्ति होगी। ठीक है।